तो बेसिकली जो आजमगढ़ की लड़ाई है वो सिर्फ आजमगढ़ की लड़ाई नहीं है, वो एक तरीके से पूरे पूर्वांचल में उद्गार होता है 1857 का, और वही आग बढ़ते हुए फिर फैज़ाबाद से होते हुए और आगे तक जाती है। तो जो 3 तारीख को आजमगढ़ में क्रांति हुई, फिर वही क्रांति जौनपुर में भी हुई, 4 तारीख या 5 तारीख में बनारस की क्रांति हुई, फिर वही सेना पूरे लूटे हुए खजाने के साथ फैज़ाबाद आती है, 7 तारीख या 8 तारीख में वहाँ पर क्रांति होती है, और फिर वो सेना बढ़ते हुए लास्ट में कानपुर तक जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। हमारे साथ हैं 2012 बैच के आईपीएस प्रताप गोपेंद्र। ये एक आईपीएस ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी हैं, एक अच्छे इतिहासकार भी हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है, बहुत सारा काम इतिहास को लेके, आजमगढ़ को लेके और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छा इनका जो लेखन है। और सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे सर आप आईपीएस हैं और आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, और इतने बड़े पद पे रहते हुए इतने सारे आपके पास दायित्व हैं, जिम्मेदारी हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह के चीज़ों को कर पाते हैं, लेखन का काम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन कर पाते हैं। तो इस पे सर कैसे करते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जो बात आपने कही है कि एक आईपीएस की जिम्मेदारी के साथ लेखन की जिम्मेदारी आप कैसे निभाते हैं या लेखक की जिम्मेदारी को आप कैसे पूर्ण करते हैं, तो पहली बात तो मैं इसको कोई जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ। जो लेखन है वो मेरी हॉबी है। जैसे हर आदमी की हॉबी होती है, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने की हॉबी होती है, कुछ लोगों को गाने बनाने और गाने का शौक़ होता है, या फिर खेलने के अन्य विधाओं में भी शौक़ होता है। उसी तरीके का एक शौक़ है जो लेखन है, वो एक शौक़ है मेरा। तो मेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर का मतलब जो मैं तनाव में होता हूँ और लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरा तनाव दूर होता है, कम होता है। तो इसलिए वो मेरे लिए कोई दायित्व की चीज़ या कोई जिम्मेदारी का बोझ जैसा नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए एक हॉबी है जिसको मैं परस्यू करता हूँ। और निश्चित तौर से पुलिस की जो नौकरी होती है या सर्विस होती है, और उसमें तनाव भी होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, समय की कमी भी होती है कई बार। लेकिन उन सब के बीच में भी अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है तो निश्चित तौर से आप उसके लिए समय निकाल पाते हैं, और वही मेरे साथ भी होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने इस हॉबी को परस्यू करता रहता हूँ। सर, अभी तक आपने इतिहास पे जो अपने पुस्तकों लिखे हैं, सबसे पहली पुस्तक आपकी क्या थी? देखिए, जो पहली मेरी किताब है वो मेरे गांव के ऊपर थी। मेरा गांव आजमगढ़ में निजामाबाद थाना है, उससे करीब 3 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। फत्तनपुर नाम है उसका, गांव का नाम है। ग्राम सभा का नाम फत्तनपुर है। उसमें 4 छोटे छोटे मौजे हैं। तो सबसे पहली किताब 2017 में उस गांव पे ही छपी थी, फत्तनपुर मेरा गांव मेरे लोग। और वो भी बड़ी तथ्यात्मक किताब है, काफ़ी रिसर्च करके उसको लिखा गया है। सेंसस से आंकड़े लिए गए हैं उसके लिए, जो पुराने रिपोर्ट्स थी, और मुहाफिज खाना जो रेवेन्यू बोर्ड जो रेवेन्यू ऑफिस होती है वहाँ पर ज़िले के अंदर कलेक्ट्रेट में, वहाँ से भी रिकॉर्ड लिए गए। तो काफ़ी चीज़ें उसमें निकाल करके और काफ़ी शोध के साथ उसको लिखा गया था। दूसरी पुस्तक जो प्रकाशित हुई है वो इतिहास के आईने में आजमगढ़ करके है, बड़ी किताब है और पब्लिश हुई है वो। और उसको 2000 जो अभी बीता हुआ वर्ष है 21 का, उसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार भी मिला है, नामित पुरस्कार, आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार। तो वो पूरे आजमगढ़ का इतिहास है और आज़ादी तक का है, शुरू से लेकर के, मतलब जब सभ्यता का उदय हुआ है वहाँ से शुरू करके, और 1948 में आकर के वो पुस्तक समाप्त होती है जब देश को आज़ादी मिली। क्योंकि उसके बाद एक वॉल्यूम और भी लिखने का संकल्प है कि जब भी मौका मिलेगा तो आज़ादी के बाद का जो ज़िला है, जनपद है, उसकी क्या परिस्थिति रही, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो अभी तक ये 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, बाकी कुछ और भी प्रकाशनाधीन कृतियाँ हैं जो जल्दी ही सामने आएंगी। सर, वो जो आपने किताब का जिक्र किया कि उसमें आज़ादी के पहले की कहानियाँ, उसमें आज़ादी से पहले का इतिहास है, उसमें 1857 का क्या कुछ है? कुछ संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि सभ्यता के उदय से लेकर के और आज़ादी के समय तक का पूरा इतिहास है, और काफ़ी चैप्टर्स में, करीब 16 खंडों में वो बटी हुई किताब है। उसमें सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास है, कालखंड के अनुसार है। शुरुआत उसकी होती है बुद्ध पीरियड से, या उसके पहले का जो हमारा पौराणिक काल है उसका भी उल्लेख है उसमें।
और फिर बुद्ध पीरियड है, बुद्ध के बाद मौर्य काल आता है, जो मौर्य काल और शुंग काल को एक साथ ही रखा गया है, और फिर कुषाण काल है, गुप्त पीरियड है, हर्ष के समय का जो जिसको राजपूत कालीन इतिहास भी कहा जाता है वो भी है, और फिर वहाँ से मेडुअल हिस्ट्री हमारी शुरू होती है जिसमें सल्तनत काल, मुगल काल और नवाबों का समय है, और फिर ब्रिटिश पीरियड में हम लोग आते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड में एक समय सीमा है, जिसे आजमगढ़ को अगर हम दृष्टिगत रखें तो 1801 में वो अंग्रेज़ों के हाथ में गया है। 1857 में जो लड़ाई हुई है, हमारी जो क्रांति हुई है, उसके पहले का जो कालखंड है उसको हमने एक चैप्टर में रखा है, करीब 50 साल का जो कालखंड है। और फिर जो 1857 की लड़ाई है, सबसे बड़ा चैप्टर वही है, इस पुस्तक का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है। और इसके पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पुस्तक छपी है इतिहास के आईने में आजमगढ़, वो जनहित इंडिया पत्रिका में ही पहले प्रकाशित हुई है। वो किस्तवार करीब 16 महीने या 18 महीने हम लोगों की एपिसोड चली है, उसमें धारावाहिक रूप में वो छपती रही है। तो जो 1857 की लड़ाई थी वो 2 माह में पूरी हुई, मतलब 2 महीने के जो अंक थे उसमें छपी है, और पुस्तक में उसको जोड़ करके एक कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही तथ्यात्मक हिस्ट्री है, जहाँ से भी चीज़ें मिली हैं आर्काइव से, जो अभिलेखागार में चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे हम लोगों ने चीज़ें निकाली हैं। बहुत सारी कृतियाँ हैं जो आज की डेट में बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, दुर्लभ की श्रेणी में हैं, उनको हम लोगों ने संग्रहित किया, और अन्य स्रोत जो उपलब्ध हैं उनका भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो हर तरह से जो चीज़ें मिल सकती थी उन सबको संकलित करते हुए उसको लिखा गया है, और वो काफ़ी पठनीय भी है, ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरणादायक भी है। तो ये पुस्तक जो इतिहास के आईने में आजमगढ़, ये अगर दर्शक चाहते हैं कि वो उसको पढ़ पाएँ, देख पाएँ, तो वो कहाँ कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? देखिए, ये पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, amazon.com पे .in जो है अमेजन पे, वहाँ पर भी उपलब्ध है, और आजमगढ़ में भी 2-3 जगह हैं जहाँ से ये मिल सकती है। सस्ता साहित्य भंडार के पास भी है, और जो जनहित इंडिया के संपादक हैं उनसे भी संपर्क किया जा सकता है इसके लिए। तो अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं है, ये कि पुस्तक उपलब्ध है और पठनीय है। रीजनल इतिहास पे, क्षेत्रीय इतिहास भी जिस तरह का काम होना चाहिए, तथ्यात्मक काम, उसकी तरफ अब सरकार उन्मुख हुई है। इधर बीच जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत भी पूरे प्रदेश के 75 जिलों का इतिहास लिखवाया जा रहा है। खास करके जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पर लगातार काम हो रहा है सारे 75 जिलों में, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग शोध कर रहे हैं, शोधपूर्ण किताबें लिख रहे हैं। तो आप उसकी एक कड़ी मान सकते हैं या उसका एक विस्तार मान सकते हैं कि जो रीजनल हिस्ट्री होती है, जो क्षेत्रीय इतिहास होता है, उस पर विश्वसनीय ढंग से प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ कोई कृति आए, जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो उसको पढ़ सकें और उसे सीख सकें, ज्ञानवर्धन अपना कर सकें और साथ में प्रेरणा ले सकें। मेरे ख्याल से 1857 का जो दौर था उसमें बोधू सिंह अहिर के नाम से एक पात्र था, और जो उन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों से ब्रिटिश क्या कैसे उसमें उस पर कुछ बताएंगे? वो जो पात्र थे उसमें बोधू सिंह अहिर जी, ये देखिए, जो 1857 की लड़ाई थी, अगर उसको हम आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें, स्पेशली आजमगढ़ के कंटेक्स्ट में देखें, तो वहाँ पर 17वीं NI जिसको कहते थे, नेटिव इन्फेंट्री, मतलब पैदल सेना जी, बटालियन थी पैदल, जो पदार्थ सेना, देसी पदार्थ सेना जिसको कहते थे, उसकी 17वीं रेजिमेंट वहाँ पर रह रही थी उस समय, जब 1857 3 जून को वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई है, 3 जून 1857 को। तो जो उसका सूबेदार था वो बोधू सिंह ही नाम मिलता है, सूबेदार 17वीं रेजिमेंट के जो थे, उन्होंने उसको लीड किया। वहाँ पर अंग्रेज़ों के ऊपर हमला भी हुआ है, जिसमें हचिनसन को गोली लगी थी, वो मारा गया, लेविस को गोली लगी थी, वो बच गया था, और लगभग 8 लाख का खजाना लूटा गया था। और अगर आप और गहराई में जाके देखेंगे तो बेसिकली जो आजमगढ़ की लड़ाई है वो सिर्फ आजमगढ़ की लड़ाई नहीं है, वो एक तरीके से पूरे पूर्वांचल में उद्गार होता है 1857 का, और वही आग बढ़ते हुए फिर फैज़ाबाद से होते हुए और आगे तक जाती है। तो जो 3 तारीख को आजमगढ़ में क्रांति हुई, फिर वही क्रांति जौनपुर में भी हुई, 4 तारीख या 5 तारीख में बनारस की क्रांति हुई, फिर वही सेना पूरे लूटे हुए खजाने के साथ फैज़ाबाद आती है, 7 तारीख या 8 तारीख में वहाँ पर क्रांति होती है, और फिर वो सेना बढ़ते हुए लास्ट में कानपुर तक जाती है। जो बोधू सिंह का पूरा रेजिमेंट पूरी उसकी है, इन्फेंट्री है, उसके सैनिक वहाँ जा कर के कानपुर में भी लड़ते हैं। सत्ती चौरा घाट की एक घटना है, बड़ी लोमहर्षक घटना है, और अंग्रेज़ों के इतिहास में आज भी उसका बहुत विवरण मिलता है।
उस घटना में भी जो 17वीं नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे वो शामिल हुए थे। तो काफ़ी बड़ा किरदार रहा है और उस पर अभी बल्कि एक नाट्य रूपांतरण भी हुआ है, आजमगढ़ से ही नाट्य रूपांतरण उसका हुआ है, जिसका जगह जगह पे मंचन भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस पर लोग देखा हूँ मैंने जी नाटक भी। जी बिल्कुल, वो उस पर काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो वो बेसिकली उसी शोध पे नाट्य रूपांतरण करवाया गया और वो आज के डेट में चल रहा है प्रचलित। जी, अभी आपकी कौन सी ऐसी पुस्तक है जिस पे काम चल रहा है और आने वाली है, ऐसा कुछ है? अभी देखिए, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की भी जानकारी के लिए 3 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, जिसमें पहली पुस्तक तो 1857 के ही किरदार हैं और वो भी बेसिकली वो जो आपने बताया दूसरा खंड आने वाला, वो ही क्या? नहीं, दूसरा खंड तो वो नहीं कह सकते हैं। 1857 की लड़ाई में जो अतरौलिया के राजा बेनी माधव थे, उनके बड़े भाई राजा जयलाल सिंह थे। और अगर आप देखेंगे तो 1857 की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र जो था पूरे नॉर्थ इंडिया में, वो लखनऊ था। और उस लड़ाई के मूल में जो सेंट्रल पावर के रूप में उस समय, या सेंट्रल केंद्रीय शक्ति के रूप में खानदान मौजूद था, वो पुराने नवाब का खानदान मौजूद था। बिजरिस कद्र उसके लास्ट नवाब बनाए गए थे। और हज़रत महल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1857 की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका रही उनको। जितने रजवाड़े थे, जितने तालुकेदार थे, सबको संग्रहित इकट्ठे करने में, तो उन लोगों को खड़ा करने में राजा जयलाल सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिजरिस कद्र को नवाब बनवाने में उनकी भूमिका थी। इसके अलावा जो सेना थी उसको संग्रहित करने, इकट्ठा करने में उनकी भूमिका थी। स्वयं भी वो चिन्हट में और आलमबाग की लड़ाइयों में, युद्ध में वो शामिल हुए थे। इसके अलावा वो उन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए जगह जगह से जो नवाबों के और पुराने जो मातहत थे, कार्य करने वाले थे, उनके घरों में जो चोरी छुपे गाड़े गए थे, उनको खोद करके लगभग 13-13.5 करोड़ रुपए उस जमाने में 1857 में रानी साहिबा को, जो बेगम साहिबा थी हज़रत महल, उनको दिया गया था, जिससे कि उस लड़ाई को लंबे समय तक संचालित किया जा सका। और जो रेजिडेंसी का घेरा है वो पूरे विश्व की जो घेराव की लड़ाई होती है उसमें सबसे लंबा घेरा माना जाता है। वो घेरा इसीलिए चल पाया क्योंकि उसमें राजा जयलाल सिंह जैसे और भी बहुत सारे तालुकेदार थे जिन्होंने मिलकर के सहयोग किया। तो उनकी बायोग्राफी है जो अभी छपने जा रही है, वो राजा जयलाल सिंह की बायोग्राफी यानी कि जीवनी है, जो कि लोक भारती से उसका हुआ है और बहुत जल्दी ही वो पाठकों के पास पहुंचेंगी। तो उसमें 1857 की लड़ाई और उसमें जो सेंट्रल किरदार हैं उनके ऊपर बहुत ही गहराई से अभिलेखागारी जो स्रोत हैं उनके माध्यम से प्रकाश डाला गया है। दूसरी पुस्तक बताता चलूँ मैं कि इतिहास के आईने में दुर्लभ दस्तावेज करके है, वो भी छप रही है, अनामिका प्रकाशन से बेसिकली उससे हुआ है। और उस पुस्तक में बहुत सारे ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो या तो अभी तक प्रकाश में नहीं आई हैं या आज की डेट में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ विदेशी स्रोत भी हैं, उन सबको हम लोगों ने संग्रहित करके, अगर वो फारसी में है, उर्दू में है या इंग्लिश में है, तो उनको ट्रांसलेट करके हम लोग पहली बार प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो भी जो शोध करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। और तीसरी पुस्तक एक कहानी संग्रह है जो रुद्रादित्य प्रकाशन से बहुत जल्दी ही आने वाली। उसमें 24 शॉर्ट स्टोरीज, जो छोटी लघु कथाएँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उनका संग्रह है। वो पहली बार भी प्रकाशित हो रहा है, तो उसमें 24 कहानियों का पूरा संग्रह है। तो ये 3 पुस्तकें तो ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही, महीना 1.5 महीना के अंदर आ जाएंगी। और बाकी और भी काम है जो चल रहे हैं लगातार। एक सवाल मैं आपसे सर और करूँगा, जो कि आजमगढ़ की बात हो रही है। तो आजमगढ़ में एक बड़ा गणेश मंदिर है, उसके बारे में बड़ा हमने सुना है किस तरह का था, तो किस काल का है ये, कैसे है, उस पर कुछ चर्चा आप? अब देखिए, उसके इतिहास पे तो कोई बहुत विश्वसनीय चीज़ मुझे काम करते समय नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही कुछ उस पर मिलेगी तो मैं निश्चित तौर से उस पर लेख भी लिखूँगा। क्योंकि अगर इतिहास के क्रम में देखा जाए तो कोई ना कोई चीज़ एविडेंस की, चाहे वो आर्कियोलॉजी की हो या फिर पुराने जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ लिखा हुआ मिले, तो उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। बाकी माइथोलॉजी होगी, उसके बारे में निश्चित तौर से कुछ मिथक होंगे, उनको भी जोड़ा जाता है, पौराणिक जो कथाएँ होती हैं उनको भी जोड़ा जाता है। तो आपने अगर इसकी तरफ मेरा ध्यान दिलाया है तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मिले, जिसके आधार पर मैं बड़ा गणेश पे कोई लेख लिखूँ। तो जनहित इंडिया के साथ दर्शकों को, और बहुत सारे युवा हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आप ये सब कुछ करते हुए इस तरह के लेखन और इस तरह के आप स्टडी को कर सकते हैं? जनहित इंडिया के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए खास कर से जो मेरी अपील है, कह लीजिए मेरा आह्वान है कि अपना विज़न बड़ा रखें, वो अपनी सोच को बड़ा रखें। ईश्वर ने हमको इतनी क्षमता दी है, हर एक को इतनी क्षमता दी है कि वो जो चाहे जीवन में
वो प्राप्त कर सकता है। बस उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके सपने बड़े होने चाहिए, उसकी कोशिश बड़ी होनी चाहिए और हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे, निश्चित तौर से सारी चीज़ें मिलती हैं, जो आप लक्ष्य बनाते हैं वो हासिल होता है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। तो आप थे प्रताप गोपेंद्र, हम लोग सुन रहे थे। और इन्होंने जो बताया कि किस तरह से आप एक काम को करते हुए अपनी रुचि, अपने हॉबी को बना के दूसरे काम को आप कर सकते हैं। और जो इन्होंने एक पुस्तक बताया, जो आजमगढ़ के अगर लोग देख रहे हैं तो उसको आप उस पुस्तक को ज़रूर देखें, जो इतिहास के आईने में आजमगढ़ है। उसमें आजमगढ़ की बहुत सारी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, बहुत सारे इतिहास मिल जाएंगे जो आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलते। आपने बहुत मेहनत करके उसको लिखी है और आपको बहुत सारी जगह उपलब्ध है। आजमगढ़ में सस्ता साहित्य भंडार पे और जनहित इंडिया के संपादक मदन मोहन पांडे के पास भी आपको मिल सकती हैं। जनहित इंडिया पर सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।